एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में बने चौराहे से एक चमचमाती हुई फॉर्च्यून कार निकलने का प्रयास करती है, मगर भीड़ होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पाती है। कार का चालक अपने मालिक से कहता है, सर गाड़ी साइड में लगा लेते हैं, पास मिलने पर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर चालक गाड़ी को साइड में खड़ा कर लेता है और तब तक के लिए जब तक के लिए ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता है। चमचमाती हुई कार को देखकर कुछ भीख मांगने वाली औरतें उस कार के पास आती हैं और गाड़ी में बैठे गाड़ी मालिक से भीख मांगने लगती हैं। गाड़ी मालिक अपनी जेब से पैसे निकालता है और उन भिखारिन औरतों को 500 रुपए दे देता है। एक भिखारिन जो गाड़ी से अलग खड़ी थी, उसे पता चलता है कि गाड़ी मालिक सभी भिखारिन को भीख में 500 रुपए दे रहा है, तो वो भी दौड़कर कार के पास आती है, मगर तब तक ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और गाड़ी चलने लगती है। भिखारिन दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचती है और दौड़ते दौड़ते ही गाड़ी का शीशा खटखटाती है। गाड़ी मालिक तुरंत गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और शीशा खोलता है। तभी भिखारिन उस खुले हुए शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, मालिक आपने सभी को 500 रुपए दिए, लेकिन मुझे नहीं दिए। इतना कहते ही जब वो भिखारिन उस गाड़ी मालिक को देखती है और वो गाड़ी का मालिक उस भिखारिन को देखता है, तो दोनों हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि 3 वर्ष पहले वो दोनों पति पत्नी थे जिनका तलाक हो गया और वो दोनों अलग अलग हो गए। कौन थी वो भिखारिन और कौन थे वो गाड़ी मालिक, और कहाँ का था, दोनों का तलाक कैसे हुआ और वो कैसे उसकी पत्नी तलाक के बाद वो भिखारिन बन गई, ये सब जानने के लिए अब आप बेचैन हैं, और ये बेचैनी दूर करने के लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो एक और सच्ची कहानी जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के सत्येंद्र चौहान और उनकी पत्नी रूबी चौहान की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है। और सत्येंद्र चौहान जैसे नेक दिल और समाज सेवियों की हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरू में मैंने जो बताया, ये घटना है 14 अगस्त सन 2015, जब सत्येंद्र चौहान कन्नौज के छिबरामऊ चौराहे से अपनी फॉर्च्यून कार में बैठकर जा रहे, तभी उनकी मुलाकात उनकी तलाकशुदा पत्नी से भिखारिन के रूप में हुई। यदि आप कन्नौज जिले के या आसपास जिले के हैं तो आप कन्नौज में सत्येंद्र चौहान को जरूर जानते होंगे, क्योंकि वह बहुत समाज सेवी और दयालु किस्म के इंसान है। दिन सत्येंद्र चौहान अपने किसी निजी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात उनकी तलाकशुदा पत्नी से होती है, जो कि बहुत गंदे कपड़े पहनी होती है, फटे हुए और गंदे कपड़े पहनी होती है। ये देख मानो सत्येंद्र चौहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उधर उनकी पत्नी भी सत्येंद्र चौहान को देखकर चौंक जाती है। काफी देर तक सत्येंद्र चौहान और उनकी पत्नी रूबी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी पीछे से हॉर्न की आवाजें आने लगती हैं, ऐसा मानो कि जैसे कि वो नींद से जगे हों। तभी सत्येंद्र चौहान अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करवाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर उस भिखारिन से कहते हैं कि तुम तो एक अच्छे परिवार की हो, और जब तुम्हारा तलाक हुआ था तब तुमने मुझसे 40 लाख रुपए भी लिए थे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम उस पैसों से कोई बिजनेस कर सकती थी, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुम भीख क्यों मांग रही हो, तुम रहती कहाँ हो। इस तरह के सैकड़ों सवाल सत्येंद्र ने कर डाले, पर भिखारिन सत्येंद्र चौहान की बातों को सुनती रही और उसका चेहरा देखती रही और रोने लगी। सत्येंद्र अपनी कार में से पानी की बोतल निकालते हैं और उस भिखारिन को पानी पिलाते हैं और उसे तसल्ली देकर अपनी कार में बैठा लेते हैं। भिखारिन कार में बैठती है, तब उसके साथी व आसपास के लोग सत्येंद्र को गलत समझकर उसे रोक लेते हैं और बुरा भला कहते हैं। कुछ देर के तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और सत्येंद्र उस भिखारिन को लेकर एक होटल में जाते हैं, जहां वह अपने ड्राइवर से उस भिखारिन के लिए नए कपड़े मंगवाते हैं और उसे नहाकर वो कपड़े बदलने को कहते हैं। जब भिखारिन नहा धोकर कपड़े बदलकर सत्येंद्र के सामने आती है तो उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती हैं। सत्येंद्र उस भिखारिन को पेट भर खाना खिलवाते हैं, जो कि भिखारिन ने बहुत समय बाद किया था। उसके बाद सत्येंद्र उस भिखारिन को कुछ पैसे देते हैं और उससे कहते हैं, मैं अभी किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तुम अपना मुझे पता दो, मैं तुमसे आकर मिलूंगा, फिर मुझे बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भिखारिन अपना पता सत्येंद्र को दे देती है और फिर वो दिल्ली चले जाते हैं और वो एक रात दिल्ली में ही बिताते हैं। रात भर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सत्येंद्र जिस काम से दिल्ली गए थे वो काम उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही पूरा कर लिया था और सत्येंद्र को सुबह होने का इंतजार होता है। इंतजार था ये जानने का कि वह आखिर इतने बड़े घर की बेटी, जो कि मुझसे तलाक करने के बाद 40 लाख रुपए लेकर जाती है, पढ़ी लिखी होती है, वो भीख कैसे मांगने लगती है। ये सब सोचते सोचते सवेरा होता है और सत्येंद्र अपने ड्राइवर के साथ रवाना होते हैं। सत्येंद्र दिल्ली से सीधे छिबरामऊ आते हैं और उस भिखारिन के दिए हुए पते पर जाते हैं, जो एक मालिन बस्ती में था, जहाँ वो भिखारिन अन्य भीख मांगने वालों के साथ में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती है। सत्येंद्र लोगों से पूछकर उस भिखारिन के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वो भिखारिन नहीं होती है, वह किसी काम से बस्ती में गई होती है। सत्येंद्र उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है और एक दीवार पर उनके विवाह का फोटो लगा होता है। सत्येंद्र ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। तभी वह भिखारिन भी आ जाती है और आंखों में आंसू लेकर सत्येंद्र की तरफ देखती है और पूछती है कि मम्मी कैसी हैं। वह भिखारिन अपनी पुरानी सास यानी सत्येंद्र की माँ के बारे में पूछती है। सत्येंद्र बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आज भी तुम्हें याद करती हैं। बताते चले कि सत्येंद्र अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और एक बड़े व्यापारी हैं। तलाक होने के बाद सत्येंद्र ने दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे, जिससे उनका तलाक हो गया। सत्येंद्र
सत्येंद्र अब अपने सवालों को जानने के लिए बहुत बेताब थे। अब भिखारिन ने बताया कि मेरा भाई और मेरे जीजा पैसे के बहुत लालची हैं और मेरे घर में जीजा की ही चलती है और भाई भी जीजा का ही कहना मानता है। पिताजी तो नाम मात्र के हैं। भाई और जीजा ने आपका कारोबार और आपको इकलौता देखकर मेरा विवाह आपसे कराया था और मैं अभागन अपने भाई और जीजा के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी। इतना कहकर वो रोने लगी। सत्येंद्र ने भिखारिन को तसल्ली दी और कहा, विस्तार से सब बताओ। भिखारिन ने कहा कि शादी के बाद भाई और जीजा मुझे जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। मैंने घर में कलेश किया और अपनी गृहस्थी खुद अपने हाथों से बर्बाद करते हुए बात तलाक तक ले आई और जीजा के कहने पर ही मैंने 40 लाख रुपए की मांग की और फिर आपने 40 लाख रुपए देकर मुझे तलाक दे दी, जिसके 1 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया और भाई की शादी हो गई। काफी पैसा भाई की शादी और पिता के इलाज में खर्च हो गया और उसके बाद जीजा ने व्यापार के नाम पर बाकी पैसा भी मुझसे ले लिया। उसके बाद ना ही जीजा ने मुझे अपने घर में रखा और ना ही भाई ने रखा। मैं कभी जीजा के पास रहती तो कभी भाई के पास रहती। वह दोनों मेरे साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते थे। मुझे बात बात पर ताने देते थे जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। उन दिनों में आपको और आपके परिवार को याद करके रोती रहती और सोचती कि इसमें किसी और का दोष नहीं, ये मेरा खुद का दोष है। तलाक के 2 साल बाद जीजा ने बच्चन का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दी। बदनामी के कारण भाई ने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा। इसके बाद मैं यहाँ मालिन बस्ती में आ गई और अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रही हूँ। रात दिन ईश्वर के सामने अपना गुनाहों की माफी मांग रही हूँ। ये सुन सत्येंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए और सत्येंद्र ने भिखारिन से कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान बनाकर दे दूं और कोई छोटा कारोबार करके दे दूं जिससे तुम अपना आगे का जीवन व्यापन कर सको। ये सुन भिखारिन रोने लगी और कहने लगी, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पाप का प्रायश्चित है जो मैं कर रही हूँ। भिखारिन बोली, अगर हो सके तो मेरी बात मेरी सास से करवा दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझ के रखा। मैं उनकी आवाज सुन लूं और अपने द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांग लूं। इसके बाद सत्येंद्र अपनी माँ को फोन लगाते हैं और खैरियत पूछते हैं और खैरियत पूछने के बाद सत्येंद्र अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे आपकी बेटी रूबी मिल गई है, मैं अभी उसी के साथ हूँ और वो आपसे बात करना चाहती है। फिर उसके बाद भिखारिन अपनी सास से बात करती है और सास कहती है कि अभी के अभी फौरन घर आ जा, घर पे आकर बात करते हैं, और फोन सत्येंद्र को देने के लिए कहती है। जब फोन सत्येंद्र ले लेते हैं तो सत्येंद्र की माँ कहती है कि फौरन रूबी को लेकर घर पे आ, और माँ की ये बात सुनकर सत्येंद्र अपनी बीवी रूबी को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ सत्येंद्र की माँ आरती की थाली लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। सत्येंद्र के घर पहुंचने पर सत्येंद्र की माँ उन दोनों की आरती उतारती है और उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है और पूछती है कि ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो हमें छोड़कर चली गई। ये सुनकर रूबी रोने लगती है और अपनी आप बीती अपनी सास को बताकर अपना दिल हल्का करती है। ये सब सुनकर रूबी की सास ये बोलती है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद माँ के कहने पर एक बार फिर सत्येंद्र और रूबी एक दूसरे से कोर्ट मैरिज करते हैं और एक बार फिर रूबी को अपना जीवन जीने का मौका मिलता है जो खुशियों से भरा हुआ था। तो दोस्तों, हमारे देश को सत्येंद्र और सत्येंद्र की माँ जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप कन्नौज से हैं या सत्येंद्र को जानते हैं तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।